जय हिंद दोस्तों। आशा रखता हूं आप और आपके परिवार वाले अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ भाविन शाह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, 12th कॉमर्स के सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं अकाउंट इन 25 आवर्स चैलेंज की सुपर सीरीज लेके आया हूं, जिसके अंदर आपको अकाउंट सब्जेक्ट के पार्ट 1 और पार्ट 2 के सभी चैप्टर्स डिटेल में, मतलब छोटे से छोटे एमसीक्यू से लेके फुल एग्जाम्पल तक की सारी प्रैक्टिस मैं सिर्फ 25 घंटों में करवाने वाला हूं। और अगर इन सारे सेशंस को आप बहुत अच्छे से और ध्यान से देखते हो और प्रैक्टिस करते हो तो आप बोर्ड में आराम से 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। तो इस सभी सेशंस को आप लोग बहुत ही अच्छे से देखिए। और आज का जो हमारा सेशन है वो स्पेसिफिकली हमारे पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 4 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रहने वाला है, जिसमें कि आपको सेक्शन बी में वीएसक्यू और सेक्शन डी में 4 मार्क का एग्जाम्पल आता है। और इस सेशन को हम लोग 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट थ्योरी जो कि सेक्शन बी में काम लगने वाली है, और उसके बाद का जो सेशन रहेगा वो यहां पे एग्जाम्पल के ऊपर बेस्ड रहने वाला है। तो ये फॉर्मेट और एग्जाम्पल ये सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे और ये सारी चीजें इसी सेशन में कवर होगी। तो इस पूरे सेशन को आखिर तक बहुत अच्छे से देखना, खास करके एग्जाम्पल वाला पार्ट वो बहुत ध्यान से देखना है। उसके अंदर जितने भी कैलकुलेशंस है वो सारे के सारे कैलकुलेशन में यहां पे बोर्ड पे करके दिखाऊंगा। आपको कैलकुलेटर का भी यूज पता चलेगा, क्योंकि इस चैप्टर में आपको कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो यहां पे हम सबसे पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शन बी के लिए, फिर भी मैंने कहा कि मैं छोटे से छोटी चीज से लेकर सब कुछ कवर करूंगा, ताकि अगर एग्जामिनर को पेपर कहीं से भी निकालना है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर दोस स्टेटमेंट विच प्रोवाइड्स रिजल्ट ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज। बिजनेस एंटिटी के अलग अलग फाइनेंशियल एस्पेक्ट का रिजल्ट दिखाता हुआ स्टेटमेंट यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा एक मीनिंग दिया है जो कि थोड़ा प्रॉपर है। अगर आपको पूछा कि व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ये लिखोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड रिपोर्ट which disclose detailed financial condition of business entities। देखो, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड रिपोर्ट which disclose डिटेल्ड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ बिजनेस एंटिटी। ये याद रखना है, एक ऑर्गेनाइज रिपोर्ट और जिसके अंदर क्या होता है, डिटेल्ड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ बिजनेस एंटिटी। अब यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है ये आपको शायद थोड़ा काम लग सकता है, शायद वीएसक्यू में पूछे। तो देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मेन हेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको कि इनकम स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही दूसरा नाम है इनकम स्टेटमेंट। एंड दैट इनकम स्टेटमेंट शोज और डिस्क्लोज फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट से बिजनेस का फाइनेंशियल रिजल्ट पता चलता है। जबकि दूसरा है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को पोजिशनल स्टेटमेंट भी कहा जाता है, जो कि क्या डिस्क्लोज करता है, फाइनेंशियल स्टेटस या तो फिर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। तो बैलेंस शीट या पोजिशनल स्टेटमेंट जो कि बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस या फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है। देन थर्ड, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि हम लोग आगे पार्ट 2 में ही जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है उसके अंदर डिस्कस करने वाला है, जो कि दिखाता है कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। तो पहला आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट, दूसरा आया बैलेंस शीट या पोजिशनल स्टेटमेंट, थर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट, चौथा फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब ये जो है वो आपको कॉलेज की स्टडी में कवर होगा। एंड लास्ट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। तो ये 5 चीजें याद रखना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड होती है। आपको आ सकता है कि व्हाट आर इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये पांचों के 5 नाम आपको लिखने होंगे। क्लियर? और दोस्तों, जैसे जैसे मैं बोर्ड पे एक बार लिखी हुई चीज कंप्लीट कर दूं, आप लोग वीडियो को पॉज करके उसको आपके माइंड में एक बार रिपीट कर देंगे, ताकि सारी चीजें आपके माइंड में फिट होती जाए। चलो, नेक्स्ट पॉइंट है
व्हाट इज एनालिसिस या फिर मीनिंग ऑफ एनालिसिस, ये भी शायद 1 मार्क में आपको पूछे व्हाट इज एनालिसिस, हालांकि इसके चांसेस भी कम है। तो देखो, द इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और रिजल्ट गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन दी है या जो भी रिजल्ट दिया हुआ है उसका इंटरप्रिटेशन करना, उसी को कहते हैं एनालिसिस। तो 1 मार्क में आता है आपको कि व्हाट इज एनालिसिस, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन और रिजल्ट सोन और गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नोन एज एनालिसिस। क्लियर? देन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कोई पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव अगर 1 मार्क में पूछे तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो, पहला इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ स्पेसिफिक पीरियड। मेन ऑब्जेक्टिव ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, टू नो प्रॉफिट और लॉस ऑफ स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड। अब यहां पे क्या कहेंगे, तो इफ रिसिप्ट यानी कि इनकम आर मोर देन द पेमेंट यानी कि एक्सपेंस, देन डिफरेंस इज कॉल्ड प्रॉफिट। ये आपको पता ही है, हम लोग फाइनल अकाउंट वाला चैप्टर सीख चुके हैं, उसमें आ गया है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा तो उसे कहेंगे हम लोग प्रॉफिट, और अगर पेमेंट यानी कि एक्सपेंस यानी कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा देन द रिसीट या इनकम, देन इट इज कॉल्ड लॉस। देन दूसरा है बैलेंस शीट या पोजिशनल स्टेटमेंट, जो भी हमने डिस्कस कर लिया उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू नो फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटस। अब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन या स्टेटस कैसे पता चलेगा, तो इफ वैल्यू ऑफ असेट आर मोर देन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, मतलब असेट ज्यादा है लायबिलिटीज कम है, तो उसे हम कहेंगे गुड फाइनेंशियल पोजीशन। जैसे कि मुकेश अंबानी की है कि उसके पास असेट्स बहुत सादी है, लायबिलिटीज बहुत कम है। पर उसका ऑपोजिट, इफ द वैल्यू ऑफ असेट आर लेस देन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, मतलब असेट कम है लायबिलिटीज ज्यादा है, तो उसे हम कहेंगे वीक या तो फिर बैड फाइनेंशियल पोजीशन, जैसे कि अनिल अंबानी। एंड थर्ड इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू नो कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। तो कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो स्पेसिफिक पीरियड का जानने के लिए हम लोग बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, या तो फिर दूसरा हम कह सकते हैं टू नो द सोर्सेस ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ फंड का मतलब इनफ्लो हुआ, ये सब कैश फ्लो स्टेटमेंट वाले चैप्टर में मैं क्लियर कर दूंगा आपको। एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड यानी कि आउटफ्लो यानी कि यूज ऑफ फंड, मतलब कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो जानने के लिए बनाया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो एक बार क्विकली, इनकम स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है टू नो प्रॉफिट और लॉस, बैलेंस शीट का ऑब्जेक्टिव होता है टू नो फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटस, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव है टू नो कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। क्लियर? तो देखो दोस्तों, जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं टॉपिक वाइज, वो सारी चीजें अगर आपको समझ में आ रही है, उससे आपको फायदा हो रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें। आपके जो भी फीडबैक है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो कि 12th कॉमर्स में पढ़ रहे पूरे गुजरात में कहीं पे भी, तो उन सभी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और आगे कॉमर्स स्ट्रीम में आप बेहतरीन एक्सीलेंट करियर बनाना चाहते हो, और कॉमर्स स्ट्रीम में क्या अलग अलग ऑप्शंस है, फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज क्या है, उन सब की आपको अप टू डेट रेगुलर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप लोग अपना नाम, आपकी स्कूल का नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका एरिया और सिटी का नाम उतना लिख के नीचे 12th कॉमर्स ऐसा लिख के आप इस व्हाट्सएप नंबर पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, जो कि टोटली फ्री ही है। तो यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और अगर आपको एक्सीलेंट एजुकेशन लेके अपना करियर बनाना है टेरिफिक लेवल का, तो आप आज ही गूगल प्ले स्टोर पे जाके साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड कर दीजिए, जिसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, तो उस पे जाके आप अपना अकाउंट फ्री में क्रिएट कर दीजिए। चलिए, तो अब हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है सिग्निफिकेंस और यूजफुलनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू डिफरेंट यूजर्स। तो देखो, ये चीज, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर यूजफुल टू वेरियस स्टेक होल्डर, वेरियस पार्टीज, जिसके अंदर आएगा एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट, फंड प्रोवाइडर्स, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, गवर्नमेंट एंड डिफरेंट एजेंसीज एटसेट्रा। आपको इसमें से कोई भी 4-5 नाम याद रहने चाहिए। अब इसमें से इंटरनल कौन से, एक्सटर्नल कौन से, वो मैं आगे समझाऊंगा। बट अगर आपको सिर्फ ऐसा पूछा है कि हु आर द यूजर्स
ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर गिव 3 नेम्स ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप इसमें से कोई भी 3-4 नाम लिख दोगे। अब समझो, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उससे होता क्या है, एक्सेलरेट यानी कि इंक्रीज द सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट फॉर वेरियस स्टेक होल्डर्स। मतलब देखो, हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बना दिए चैप्टर 3 कंपनी फाइनल अकाउंट में। अब उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम लोग एनालिसिस क्यों करते हैं? क्योंकि वो एनालिसिस से वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका सिग्निफिकेंस, उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि जो स्टेक होल्डर्स है, मतलब ये सारे लोग अपने डिसीजन प्रॉपरली ले सके। देखो, सास स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के ऊपर मैंने आपको सभी सब्जेक्ट के लिए, स्पेसिफिकली अगर अकाउंट की बात करूं तो अकाउंट के सभी चैप्टर्स के सभी टॉपिक, सभी एग्जांपल के लिए डिटेल्ड एक्सीलेंट हाईटेक वीडियो दिए हुए हैं। पर फिर भी मैंने आपको ये अकाउंट इन 25 आवर्स की सुपर सीरीज दी। क्यों? क्योंकि इससे आप लोगों ने पूरे साल जो अकाउंट किया है उसका इंपॉर्टेंस और बढ़ जाएगा, आपकी प्रिपरेशन और इजीली हो जाएगी। तो इसी तरह से एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी यही काम करता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बनाया है उसका इंपॉर्टेंस और बढ़ा देता है। तो देखो, हम समझते हैं कि फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है, जो कि आपको 1 मार्क के वीएसक्यू में आ सकता है। तो देखो, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि हमने चैप्टर 3 में बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो या बैलेंस शीट या कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह कोई भी, they are rearranged in such a way that they become comparable। एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद उन सबको हम लोग फिर से अरेंज करते हैं, यानी कि रीअरेंज करते हैं इन सच अ वे दैट दे बिकम कंपैरेबल। एंड आपको पूरा ही लिखना है, एंड डिफरेंट स्टेक होल्डर्स टेक देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर इन दिस कंपैरेबल फॉर्म एंड दिस एंटायर प्रोसेस। मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीअरेंज करना और उस पर से यहां पे स्टेक होल्डर्स का डिसीजन लेना, ये सारी चीजें को हम लोग कहेंगे फाइनेंशियल एनालिसिस। तो फिर से एक बार पूरा मीनिंग समझ लो, 1 मार्क में बहुत ज्यादा चांसेस है कि व्हाट इज फाइनेंशियल एनालिसिस या फिर व्हाट इज द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे आर रीअरेंज इन सच अ वे दैट दे बिकम कंपैरेबल and different stakeholders take their important decision on the basis of the financial statement which are in this comparable form, and this entire process is known as financial analysis। clear? तो वीडियो को पॉज करके 2-3 बार माइंड में इस मीनिंग को रिपीट कर दीजिए। अब देखो, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पार्टीज। उसमें पहला है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। तो यहां से भी आपको अलग अलग वीएसक्यू बनने के चांसेस है। तो पहले हम देखते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस। एक एक्सटर्नल आएगा, एक इंटरनल आएगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेक होल्डर। जैसे हमने स्टेक होल्डर में देखा ना कि ये जो स्टेक होल्डर्स है उसमें से कुछ इंटरनल होते हैं, जैसे कि ये मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज, जबकि ये सारे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स है। तो ये नाम भी आपको काम लगेगा कि मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज या ओनर्स, ये इंटरनल यूजर्स है, जबकि उसके अलावा के सारे ये लोग ये एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। तो देखो, ये जो मैंने येलो हाईलाइट किया हुआ सेंटेंस है, मतलब उतनी लाइन, वही एक पूरा मीनिंग है। बीच में ब्रैकेट में मैंने आपको समझने के लिए इंफॉर्मेशन दी है। तो व्हाट इज एक्सटर्नल एनालिसिस, आपको ऐसा आ सकता है। तो व्हेन पब्लिश्ड अकाउंट आर एनालाइज्ड बाय एक्सटर्नल पार्टीज, एक्सटर्नल पार्टीज में ये सारे लोग आ सकते हैं, जैसे कि पोटेंशियल इन्वेस्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट एजेंसीज, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, रिसर्चर्स एक्सेट्रा, for their investment related decision or for any other decision, then it is known as external analysis। आपको सिर्फ ये येलो वाला पॉइंट ही लिखना है। देखो, मैं पूरा बोल रहा हूं, what is external analysis? तो when published account are analyzed by external parties for their investment related decision or for their any other decision, then it is known as external analysis। तो internal analysis किसे कहेंगे? तो when financial statements are analyzed by the management or employees or owners for their decision, then it is known as इंटरनल एनालिसिस। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ओनर्स या मैनेजमेंट या एम्प्लॉइज एनालिसिस करेंगे तो उसे हम कहेंगे इंटरनल एनालिसिस। देन सेकंड कैटेगरी है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल ये हो गया, वर्टिकल मतलब स्ट्रेट। अब समझ लो, यहां पे
कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट ईयर ऑफ सेम एंटिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के लिए। एक ही बिजनेस एंटिटीज के अलग अलग साल के डेटा को आप कंपेयर करोगे तो उसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। जैसे कि साहस इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2017-18 के हम लोग कंपेयर करेंगे साहस इंडस्ट्रीज के ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर 2018-19 के ईयर के साथ, तो उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज टाइम सीरीज एनालिसिस। याद रखना, टाइम सीरीज एनालिसिस मतलब हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। तो अगर आपको यह पूछा है कि व्हाट इज टाइम सीरीज एनालिसिस, तो भी आपको यही लिखना है कि कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट ईयर्स ऑफ सेम एंटिटी, then it is known as horizontal analysis और टाइम सीरीज एनालिसिस। जबकि वर्टिकल एनालिसिस में क्या होगा कि सेम पीरियड होगा बट एंटिटीज अलग अलग होगी। देखो, दिस एनालिसिस इज यूज्ड टू कंपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 1 ईयर अमॉन्ग डिफरेंट एंटिटीज, मतलब डिफरेंट एंटिटीज सेम ईयर के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करेंगे तो उसे हम कहेंगे वर्टिकल एनालिसिस। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ साहस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को हम कंपेयर करते हैं तो देखो डिफरेंट एंटिटीज हो गए, साहस इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑफ 1 ईयर मतलब सेम अकाउंटिंग पीरियड 2021-22, तो उसे कहेंगे वर्टिकल। तो फिर से एक बार माइंड में फिट कर दो कि सेम ईयर के लिए अगर अलग अलग एंटिटीज की कंपैरिजन हम करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तो उसे कहेंगे वर्टिकल एनालिसिस। पर अगर सेम इंडस्ट्री या सेम एंटिटी के अलग अलग ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम कंपेयर करेंगे तो उसे कहेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। तो ये जो येलो हाईलाइट किया हुआ है पार्ट, उसको वीडियो को पॉज करके अपने माइंड में 2-3 बार रिपीट कर दीजिए। Then next point is on the basis of duration, ड्यूरेशन मतलब टाइम पीरियड। तो उसके अंदर दो सिंपल है, एक लॉन्ग टर्म और दूसरा शॉर्ट टर्म। याद रखना ड्यूरेशन के बेसिस पे दो आएंगे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। उसके आगे जो था वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल था, और ये स्टेक होल्डर्स के बेसिस के ऊपर इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये भी आपको वीएसक्यू में काम लग सकता है। तो देखो, व्हेन इवैल्यूएशन ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी एंड एफिशिएंसी, मेन ये है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी एंड एफिशिएंसी, ये वर्ड मीन्स है जो आ जाने चाहिए, ऑफ बोरोवर इज डन विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मोर देन 1 ईयर। ये जो मैंने ब्लू हाईलाइट किया ये आना चाहिए मोर देन 1 ईयर, तो उसे कहेंगे लॉन्ग टर्म एनालिसिस। मतलब लॉन्ग टर्म की सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी एंड एफिशिएंसी एक से ज्यादा ईयर के लिए हम लोग एनालाइज करते हैं तो उसे कहेंगे लॉन्ग टर्म एनालिसिस। जबकि दिस टाइप ऑफ एनालिसिस इज यूज्ड टू मेजर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस, दैट इट इज डन बाय शॉर्ट टर्म लेंडर्स और सप्लायर। जो छोटे छोटे टाइम के लिए गुड्स क्रेडिट पे देते हैं या पैसे देते हैं, वो लोग ये शॉर्ट टर्म एनालिसिस करते हैं कि भाई शॉर्ट टर्म में 3 महीने में, 5 महीने में ये बंदा पैसा वापस करेगा या नहीं, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करके चेक करो, तो ये कहेंगे शॉर्ट टर्म एनालिसिस। और जब 5-10 साल के लिए कोई लोन देता है तो यहां पे जो लॉन्ग टर्म लेंडर्स है वो ये देखेंगे कि 5 साल 10 साल के बाद ये बंदा या ये बिजनेस पैसे वापस कर सकेगा या नहीं, ये उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करके डिसाइड करो। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म एनालिसिस और ये हो गया शॉर्ट टर्म एनालिसिस। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें, इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग 12th कॉमर्स के बाद एक्सीलेंट करियर कॉमर्स स्ट्रीम में बनाना चाहते हो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ, और वो भी लोवेस्ट फीस पे, चाहे वो सीए या सीएस कुछ भी करके हो, तो आप आज ही साहस इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन रजिस्टर्ड करवा सकते हो, क्योंकि एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। हमारे साथ पढ़ाई करने के लिए आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, जिसके अंदर पहला है फिजिकल क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम, जिसमें आप लोग हमारे क्लासेस पे आके हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ लाइव पढ़ाई कर सकते हैं। सपोज ऐसा है कि आपका घर हमारे क्लासेस से दूर है, या आप कोई और सिटी में रहते हो या कोई और स्टेट में रहते हो, तो भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। साहस इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किए हुए साहस ई क्लासेस, जो कि वर्चुअल लाइव इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं, जो कि कोई भी नॉर्मल ऑनलाइन क्लासेस के कंपैरिजन में काफी अलग और यूनिक एक्सपीरियंस है। आप कहीं पे भी बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, बट आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप हमारे क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम में ही प्रेजेंट हो। मेरे साथ आप लाइव पढ़ाई कर सकते हो, लाइव आपके डाउट पूछ सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, और ऐसे सारे ही फैकल्टी।
और तीसरा ऑप्शन है साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप। पहले और दूसरे ऑप्शन सिलेक्ट करने वाले को स्टूडेंट्स को वैसे भी एप्लीकेशन का एक्सेस टोटली फ्री मिलता है, और अगर आप चाहो तो सिर्फ एप्लीकेशन के थ्रू भी पढ़ाई कर सकते हो, जिसमें आप लोगों को लोवेस्ट फीस पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशनल फीचर्स मिलते हैं, जिससे कि आप अपना नॉलेज, रिजल्ट और करियर टेरिफिक लेवल पे पढ़ा सकते हो। तो आप आज ही इसका फायदा उठाएं और रजिस्ट्रेशन करवाएं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, ये हालांकि इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम ओरिएंटेड, बट फिर भी देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव। सपोज आपको 1 मार्क के वीएसक्यू में पूछा है तो आपको कोई भी 3-4 नाम याद रहने चाहिए, मैक्स बोल रहा हूं, इसके चांसेस ही नहीं है। इवैल्यूएशन ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, एफिशिएंसी इवैल्यूएशन, ये सब ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल एनालिसिस के। सॉल्वेंसी एनालिसिस, इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट एफिशिएंसी, प्लानिंग फॉर बजट, कंपैरेटिव स्टडी, सिंप्लिसिटी टू अंडरस्टैंड द अकाउंट। इसमें से कोई भी 2-3 नाम, ये एक अर्निंग कैपेसिटी है ये, और ये 2 इवैल्यूएशन, एफिशिएंसी इवैल्यूएशन, सॉल्वेंसी इवैल्यूएशन याद रखो। चाहो तो ये 2 और नाम याद रख लो, कोई भी 3 नाम आपको मैक्सिमम लिखने होंगे अगर आता है तो। नेक्स्ट पॉइंट है 4 डिफरेंट एस्पेक्ट एनालाइज्ड फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से कौन कौन सी 4 चीजें एनालाइज की जाती है? तो पहला होता है एनालिसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी विच डिस्क्लोज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। मीन ये है कि फाइनेंस एनालिसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी करेंगे, मतलब प्रॉफिट अर्न करने की बिजनेस की एबिलिटी, यानी कि उससे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी पता चलती है कि बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, अच्छी है या बुरी है। देन एनालिसिस ऑफ लिक्विडिटी, अब देखो लिक्विडिटी की बात आएगी तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पे जाएंगे, एंड एनालिसिस ऑफ सॉल्वेंसी की बात होगी तो जाएंगे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। याद रखना आपको आ सकता है प्रॉफिटेबिलिटी की एनालिसिस में क्या जाना जाता है, तो हमें पता चलेगा प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी या तो फिर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। एनालिसिस ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी आई मतलब शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी एनालिसिस से लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस पता चलेगी, एंड एनालिसिस ऑफ एफिशिएंसी दैट एक्सप्लेन्स द डिग्री ऑफ यूज ऑफ असेट, मतलब हम असेट्स को कितनी इफेक्टिवली, अच्छे से अच्छा, बेहतरीन लेवल पे इस्तेमाल करते हैं। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके ये चारों अलग अलग एस्पेक्ट जो है उसको अपने माइंड में अच्छे से फिट कर दीजिए। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो भी एमसीक्यू के एंगल से या वीएसक्यू के एंगल से काफी इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय वेरियस स्टेक होल्डर फॉर देयर इंपॉर्टेंट फॉलोइंग डिसीजन। तो देखो पहला होता है डिविडेंड डिसीजन विच इज डन बाय प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। तो देखो डिविडेंड एनालिसिस क्यों किया जाता है? What amount of dividend can be received, ताकि जो एग्जिस्टिंग या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स यानी कि शेयर होल्डर्स है वो लोग ये डिविडेंड डिसीजन लेते हैं, ये जानते हैं कि भाई इस कंपनी के पास से हमें कितना डिविडेंड मिल सकता है। देन फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अब यहां पे 2 चीजें आती है। एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो 2 कारण की वजह से करते हैं। एक तो हमें रेगुलर इनकम चाहिए, लाइक बैंक में एफडी करवा दी तो हमें रेगुलरली इंटरेस्ट मिलेगा, या शेयर खरीद लिए तो डिविडेंड मिलेगा, तो एक रेगुलर इनकम के लिए, और दूसरा कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, मतलब मैंने 100 रुपए का एक शेयर खरीदा है और वो बढ़ते हुए 250 रुपए हो गया, तो मेरी कैपिटल 100 रुपए की 250 हो गई, मतलब कैपिटल एप्रिसिएट हो गई। तो ये 2 पर्पस होते हैं इन्वेस्टमेंट के, एक रेगुलर इनकम और दूसरा कैपिटल एप्रिसिएशन। सो द इंफॉर्मेशन इज अवेल्ड from the profitability and solvency analysis, and the investor use this information to take their decision about their investment। मतलब कि क्या हम लोग हमारा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में रखें, यानी कि शेयर जो खरीदे उसको रखें या बेच दे, या तो शेयर खरीदे या ना खरीदे, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जाता है। देन फॉर लैंडिंग डिसीजन, अब बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करके यहां पे बैंक या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स देखते हैं कि क्या यहां पे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म की लोन बिजनेस को दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। तो उसके लिए लैंडिंग डिसीजन के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं। देन फॉर बोरोइंग डिसीजन, बोरोइंग करना है कंपनी को, तो कंपनी को भी एनालिसिस काम लगेगा कि हमें कितनी कैपेसिटी तक बोरोइंग करना चाहिए, हमें बोरोइंग कौन कौन से अलग अलग ऑप्शन से मिल सकता है। देखो एस्टिमेट पता चलेगा कि हमारा एस्टिमेशन कितना है, बोरोइंग कैपेसिटी हमारी कितनी है कि हमें कितना मैक्सिमम अमाउंट बोरो करना चाहिए जिसको हम लोग रीपे भी कर सके, और
अपॉर्चुनिटीज की कहां कहां से हमें न्यू इन्वेस्टमेंट मिल सकता है, ये सब बोरोइंग डिसीजंस के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस काम लगते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। शायद वीएसक्यू में आता है, तो ये 7 में से कोई भी 3 नाम आपको याद होने चाहिए। तो हाँ, डिटेल में अगर आपको ये सारे सेशन देखने, तो सभी टॉपिक के हमारे जो 12th कॉमर्स का पूरा कोर्स एप्लीकेशन पे सास स्मार्ट स्टडीज पे, उसमें अकाउंट सब्जेक्ट में जाके आप लोग इस चैप्टर के सारे टॉपिक वाइज डिटेल वीडियो भी देख सकते हो। बट यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन है, तो ये काम की चीज नहीं है, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। देखो, एक तो डेटा हिस्टोरिकल होता है, पास्ट होता है, ये लिमिटेशन है। अब जो हो चुका है उसका क्या, आगे का बताओ ना, फ्यूचर का बताओ ना। आप लोग 12th में हो, 12th की एग्जाम देने वाले हो, मैं आपको बोल दूं कि मैं आपको आपका 10th का बोर्ड के एग्जाम का पेपर दे दूंगा, क्या करोगे आप? सर आप हमें 12th का पेपर दो तो माने। तो यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी यही ड्रॉबैक है कि वो पुरानी चीजें, हिस्टोरिकल डेटा देती है, फ्यूचर की नहीं। इग्नोरेंस ऑफ इन्फ्लेशन, प्राइस राइज जो होती रहती है वो कंसीडर नहीं किया जाता है। एब्सेंस ऑफ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, देखो क्वांटिटेटिव चीजें रिकॉर्ड होती है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जैसे कि भाविन सर कितने इंटरेस्ट थे, कितनी एफिशिएंसी से, एनर्जी से, डेडिकेशन से, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पढ़ाते हैं, क्वालिटी है नहीं मेजर होगा। सिर्फ फाइनेंशियल वैल्यू यानी कि क्वांटिटेटिव वैल्यू ही रिकॉर्ड होती है। बेस्ड ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गलत निकले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस भी गलत हो जाएंगे। पर्सनल ओपिनियन होते हैं, विंडो ड्रेसिंग होता है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब जरा समझ लो दोस्तों, अंडर स्टेटमेंट और ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, मतलब जो हमारी सिचुएशन है या पोजीशन है उसको बढ़ा चढ़ा के अच्छी दिखाना या जानबूझ के कम दिखाना, तो उसको विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। ये भी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो सकती है। एंड डिस्क्लोज ओनली सिम्टम्स ऑफ द प्रॉब्लम नॉट सॉल्यूशन, मतलब प्रॉब्लम दिखाएंगे कि आपको ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस नहीं दिखाते हैं। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहां से आप समझो कि एक्चुअली में हमारी चैप्टर की शुरुआत हो रही है, बट आगे के पॉइंट भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट, वीएसक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने करवाया। ठीक है, नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड, जो हमें पता ही है। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 1 ईयर गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट ईयर ओनली। To increase the effectiveness of the financial statement, they are rearranged in such a way that it can give more proper information to the users. And normally financial statement of 2 periods, ये याद रखना वीएसक्यू में काम लग सकता है कि कम से कम एनालिसिस करना है, कंपैरिजन करना है, तो कम से कम 2 साल के 2 पीरियड्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे पास होने चाहिए, तो ही कंपैरेटिव एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए कम से कम 2 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे पास होने चाहिए। अब उसका सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस क्या है कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस का? पहला, इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंट्रा फर्म मतलब एक ही फर्म की इंटरनल कंपैरिजन हो पाएगी, मतलब साज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ही 2020-21 के डेटा को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं 2021-22 के साथ, या रिलायंस के ही 2 साल के डेटा को कंपेयर कर सकते हैं। तो व्हेन अकाउंट ऑफ बिजनेस एंटिटी ऑफ करंट ईयर इज कंपेयर्ड विद द अकाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, सेम फर्म के ही 2 साल के अकाउंट को कंपेयर करेंगे, तो इट इज कॉल्ड इंट्रा फर्म। जबकि इंटर फर्म मतलब एक फर्म का कंपैरिजन दूसरे के साथ। यहां पे सास इंडस्ट्रीज का कंपैरिजन रिलायंस इंडस्ट्रीज के डेटा के साथ करेंगे तो उसे कहेंगे इंटर फर्म कंपैरिजन। देखो, व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वेरियस बिजनेस एंटिटीज then it is called इंटरफर्म कंपैरिजन। मतलब सिंपल एग्जांपल में कहूं तो आप लोग आपके ही 10th स्टैंडर्ड के रिजल्ट को 12th स्टैंडर्ड के आपके ही रिजल्ट के साथ कंपेयर करोगे तो वो हो गया इंट्राफर्म कंपैरिजन। पर अगर आपके पापा आपके रिजल्ट को 12th के या 10th के शर्मा जी के बेटे के रिजल्ट के साथ कंपेयर करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी हमेशा बर्बाद होती रहती है, तो वो शर्मा जी के बेटे के साथ मतलब दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो वो हो गया इंटरफर्म कंपैरिजन। देन इंडिकेट ट्रेंड, तो ड्यू टू कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट ईयर्स और डिफरेंट बिजनेस यूनिट, ट्रेंड ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी असर्टेन। मतलब ईयर आफ्टर ईयर आपका रिजल्ट बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल 10th स्टैंडर्ड में आपके 65% थे, 11th स्टैंडर्ड के मिड में आके आपको पता चला कि यार सास इंडस्ट्रीज या सास इंस्टीट्यूट या सास स्मार्ट स्टडीज ऐप है, आधे से उसका इस्तेमाल किया,
आपका रिजल्ट 75% आया। 12th स्टैंडर्ड में पहले से ही साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप का आपने जोरदार यूज किया और आप 90% तक पहुंच गए, तो यहां पे देखो ट्रेंड पता चलेगा कि कंटिन्यूअसली ग्रोथ हो रहा है। यूजफुल टू द क्रेडिटर्स, वेदर टू गिव गुड्स ऑन क्रेडिट और नॉट, या लोन दे या ना दे, ये भी हमें कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चल सकता है, हमें मतलब क्रेडिटर्स को। एंड सिंपल एंड कंपैरेबल प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इंफॉर्मेशन को हम लोग बहुत ही सिंपल और कंपैरेबल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी, एग्जाम ओरिएंटेड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टेजेस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सीधे 3 स्टेज है, यही याद रखना। पहला तो क्या करेंगे, न्यू स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 1 मार्क के वीएसक्यू में आ सकता है आपको कि व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पहला न्यू स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन उसकी कंपैरिजन करती है एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो आपको यही लिखना है कि देयर आर 3 स्टेजेस of analysis of financial statement। पहला new structural arrangement of financial statement, then second comparison and third analysis and interpretation। तो ये important चीज है, इसको पॉज करके माइंड में फिट कर दीजिए। देन कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए हमें कम से कम 2 साल की इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, और यहां पे जो कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, एग्जाम्पल की बात आ रही है, 2 तरह से हो सकता है, थ्रू कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड थ्रू कॉमन साइज स्टेटमेंट। इस पूरे सेशन में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं, थ्रू कंपैरेटिव स्टेटमेंट। याद रखना, कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 तरह से हो सकता है, एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट और दूसरा कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो अब हम लोग हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे आने वाले हैं, ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालाइज के एग्जांपल जो कि आपको बोर्ड में आने वाले हैं, उसके स्टेप्स डिस्कस करेंगे और उसके एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। तो ये पूरे सेशन को आगे तक आपको कंप्लीट जरूर करना है। पर जो हमारे YouTube के व्यूअर्स हैं, उन लोगों के लिए सेशन यहां पे खत्म हो रहा है। हाँ, ये यहां तक की इंफॉर्मेशन भी आपको बहुत जबरदस्त हेल्प करेगी, और अगर आपको ये पूरा सेशन अवेल करना है, सारी नोट्स चाहिए, तो आप लोग आपका नाम, आपके स्कूल का नाम, आपके एरिया और सिटी का नाम और नीचे 12th कॉमर्स लिख के ये व्हाट्सएप नंबर पे रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। और 12th कॉमर्स के बाद भी अच्छी पढ़ाई के लिए एडमिशन ओपन है, तो आप इसका भी जरूर बेनिफिट लीजिए। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद। पर जो हमारे साहस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं और साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप के यूजर्स हैं, उन लोगों के लिए सेशन कंटिन्यू है, और यहाँ पे हम लोग हमारा सबसे पहले ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस को समझेंगे और उसके एग्जांपल करने के स्टेप्स को समझेंगे और इसके एग्जांपल्स करेंगे। तो देखो, कंपैरिजन इज डन इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रीवियस ईयर की और करंट ईयर की इंफॉर्मेशन दी होगी और हम उसका इंक्रीज और डिक्रीज फाइंड आउट करेंगे।